स्टूडेंट्स, आज हम जो बीएससी फाइनल का मेजर सब्जेक्ट के केमिकल टेक्नोलॉजी चैप्टर के दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ इमलगेटर्स एंड सेकंड वन इज़ स्केलिंग अप ऑफ ऑपरेशंस। तो इमलगेटर्स जो हैं वो जर्मन वर्ड है एक, और जर्मन जो है इसको जो इमल्सिफायर हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं टर्म, उसको इमलगेटर्स बोल देते हैं जर्मनी में। ठीक है, तो मीन्स इमलगेटर और इमल्सिफायर जो है वो एक ही चीज़ है। तो इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट वन एंड द सेम थिंग। इमलगेटर, इमल्सिफायर एंड इमल्सिफाइंग एजेंट जो हैं वो एक ही बात है, ये तीनों। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया कि इमल्सिफायर केमिस्ट्री की टर्म है इमलगेटर्स के लिए, तो इमल्सिफायर से पहले हम लोग क्या समझेंगे, व्हाट इज़ इमल्शन। इमल्शन क्या होती है? तो जब हमारे कोई दो लिक्विड जो कि इमिसिबल हैं एक दूसरे में, वो हम लेते हैं और उनके मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, इमल्शन। जैसे यहाँ नीचे डायग्राम में मैंने वाटर में ऑयल डाल दिया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ अ इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। मतलब पानी में आपने ऑयल डाला है, तो ये इमल्शंस जो हैं दो तरह की हैं, ऑयल इन वाटर। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ शो किया है, दिस इज़ द इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। ठीक है, और दूसरी टाइप की होती है वाटर इन ऑयल। जब आप ऑयल में, नीचे आपने ऑयल लिया है, ठीक है, और इसमें आप थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं। दोनों इमिसिबल हैं एक दूसरे में। ठीक है, इमिसिबल है ना दोनों एक दूसरे में। तो जब इसमें आप ऑयल में वाटर डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे कौन सी इमल्शन, वाटर इन ऑयल। कौन सी? वाटर इन ऑयल। तो देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ फ़र्क है डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्स मीडियम का। जो लार्ज अमाउंट में लिया जाता है उसको डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं, और जो लेस क्वांटिटी में लिया जाएगा उसको आप डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। जैसे ऑयल इन वाटर वाली इमल्शन में जो ऑयल है दैट इज़ डिस्पर्स्ड फेज, स्मॉल क्वांटिटी में है, और जो वाटर है दैट इज़ डिस्पर्स्ड मीडियम। वो मीडियम जिसमें ऑयल जो है वो मिक्स कर रहे हैं, तो वाटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में है, तो ये वाली इमल्शन आपकी ऑयल इन वाटर होती है। क्लियर हुआ? तो इमल्शन में टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। इमल्शन में क्या है, टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, टू और मोर भी हो सकते हैं। जो स्मॉल अमाउंट में होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेस। जो लार्ज अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम। इसके बेस पे दो तरह के हुए, जो मैंने यहाँ डायग्राम शो किया है दैट इज़ ऑयल इन वाटर, पानी में थोड़ा सा ऑयल डाला है। ठीक है, और दूसरा वाटर इन ऑयल। ऑयल में यहाँ नीचे ऑयल ले लेंगे, ऑयल में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। ठीक है, वो आपकी हुई वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। देन इमल्शन जब आपको समझ में आ गया, अब जो इमल्शन है ये इमिसिबल हैं। इमिसिबल होते हैं ना, दोनों एक दूसरे में घुलनशील नहीं हैं, लेकिन इसको घुलनशील बनाने के लिए, ताकि ये एक दूसरे में जो हैं वो एक ही फेज़ इसका बन जाए और दोनों जो हैं वो एक ही फेज़ की तरह नज़र आएँ। अभी तो ये दो फेज़ की तरह नज़र आते हैं इमल्शन में, तो उसके लिए हमें एक सब्सटेंस इसमें डालना पड़ता है, एंड दैट सब्सटेंस या दैट एडिटिव, एडिटिव क्या हुआ, जो डाला जाता है, ऐड किया जाता है, दैट एडिटिव और सब्सटेंस जो कि इमल्शन को स्टेबलाइज करता है या दो इमिसिबल लिक्विड को
मिसिबल बनाता है, मिक्स करने में हेल्प करता है। उस सब्सटेंस को या उस एडिटिव को हम बोलते हैं इमल्सिफायर या इमलगेटर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पिक्चर मैंने बनाई हुई है इसमें ये है, देखिए, ऑयल इन वाटर, येलो कलर का ऑयल है, वाटर ब्लू कलर का है। यहाँ पे वाटर इन ऑयल सेकंड बीकर में, ठीक है, और आपने रेड कलर का इमल्सिफायर दोनों में डाल दिया है। तो जब ये इमल्सिफायर डाल देते हैं तो ये जो, क्योंकि ये दोनों के साथ दोनों में रह सकता है ये इमल्सिफायर, वाटर के में भी और ऑयल में भी, तो ये क्या करेगा, ऑयल के अराउंड जो है वो लेयर बना देगा। देखिए रेड कलर की ऑयल के अराउंड लेयर बना दी है इसने, और यहाँ पे रेड कलर की वाटर के अराउंड इसने लेयर बना दी है। और जो है इसको जो है वो क्या बना देगा, मिक्स कर देगा इन दोनों को एक दूसरे में, और ये अब क्या बन जाएगा, ये आपका स्टेबलाइज हो गया इमल्शन, या फिर मिक्स हो गए दोनों इमिसिबल लिक्विड एक दूसरे में। क्लियर हुआ। तो और क्या है इमल्सिफायर या इमलगेटर की प्रॉपर्टीज़, कि ये न्यूट्रल होता है, नेचुरली दोनों में से किसी के साथ नहीं रिएक्ट करना चाहिए, ना ऑयल के साथ ना वाटर के साथ, ये जस्ट उनको फेज़ में लेके जाता है, डिफरेंट फेजेस में। ठीक है, न्यूट्रल होता है, हाईली एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जैसे ही डालेंगे वैसे ही इसकी क्या बन जाएंगी, आपकी जो है इमल्शन से वो मिक्स हो जाएगा दोनों लिक्विड्स। ठीक है, और ये एक वेटिंग एजेंट की तरह होता है, पर ये फोम नहीं बनाता, फोम नहीं बनाएगा, झाग नहीं बना, ऐसा ना हो कि इमल्सिफायर आपने ऐड कर दिया और झाग बन जाए। मतलब देखिए, जब भी आप मान लो पानी में आपने ऑयल डालना, ऐसे ही डालना बिना इमल्सिफायर के, और उसको थोड़ी देर के लिए चम्मच से हिलाना, तो कई बार तो झाग जैसा भी बन जाता है ना ऊपर को, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वो बेशक अंदर चला जाएगा लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में फिर से सेपरेट हो जाएगा, लेकिन झाग जैसा बन जाएगा, फोम जैसा बन जाएगा। जबकि जो इमलगेटर अगर आप डालते हैं तो फोम रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है इसका, ये फोम नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता। ठीक है, और ये क्या करता है, सरफेस के ऊपर शाइनिंग इफेक्ट छोड़ता है, इट लीव्स द शाइनिंग इफेक्ट ऑन द सरफेस, चमकदार बन जाता है आपका जो सरफेस है। देखना आइसक्रीम वगैरह है ना, वहाँ पे भी क्या होता है, पानी में फैट डाला होता है, क्रीम डाली होती है, पानी में क्या डाली होती है, क्रीम, ऑयल ही है क्रीम, है ना, तो वो डाला होता है। तो उन दोनों को, ताकि वो अलग अलग ना लगे, पानी अलग ना लगे और क्रीम अलग ना लगे, तो उसमें भी इमल्सिफायर डालते हैं, आइसक्रीम में भी, है ना। तो जब हम इमल्सिफायर डालेंगे तो देखना आइसक्रीम कैसी शाइनिंग, है ना, चमकदार, टेस्टी, आपको ऐसा मन करेगा कि मैं अभी के अभी आइसक्रीम खा लूँ, है ना। तो शाइनिंग इफेक्ट छोड़ता है, वो इमल्सिफायर की वजह से होता है। और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब 97% बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर आप बायोडिग्रेडेबल क्या मटेरियल होता है, जो डिग्रेड हो जाता है मिट्टी में, अगर डालेंगे उसको, है ना, अर्थ में जब डालेंगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा, सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे पॉलीथीन होता है ना, वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो आपका मिट्टी में जाके वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है, लेकिन जो इमल्सिफायर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इमल्सिफायर्स की, आपने ये कर लेनी है। देन एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो मैंने आइसक्रीम का एग्जाम्पल भी आपको दे दिया अभी पीछे, है ना, तो आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया। आजकल जो आप लोग मियोनीज़ एक सॉस खाते हो, हमेशा खाते हो मियोनीज़ सॉस, है ना, कहीं भी चले जाओ जी, आप चले जाएंगे यहाँ पे मोमोज़ खाने, फिर पिज़्ज़ा खाने हैं, तो उसके ऊपर मियोनीज़ जो सॉस है उसकी एक लेयर लगाई होती है, उसकी क्या लगाई होती है, लेयर लगाई होती है, ये है वो मियोनीज़ सॉस। ठीक है, लेकिन वो मियोनीज़ बनती कैसे है, उसमें जो है मियोनीज़ में क्या होता है, आपका जो एग यॉक है, एग का जो येलो पार्ट होता है ना वो, और साथ में जो है विनेगर डाला होता है। ये ऊपर क्या है, विनेगर है, विनेगर खट्टा होता है ना, और ये क्या है, एग का यॉक है। अब ये दोनों तो एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं, विनेगर और एग यॉक इमिसिबल हैं एक दूसरे में, लेकिन जब मियोनीज़ होती हैं, जो सॉस होती है, वो कैसे वाइट कलर की, वो कोई ऐसा लगता है आपको कि विनेगर अलग है और आपका एग यॉक अलग है, नहीं ना, वो एक जैसी लेयर बनाते हैं,
एक सस्पेंशन जैसी बना देते हैं मियोनीज जब बनता है, तो उसमें हमें क्या डालना पड़ता है, इस विनीगर और एग यॉक के मिक्सचर में हमें बाहर से एक एडिटिव डालना पड़ता है या एक ऐसा सब्सटेंस डालना पड़ता है जो इनको क्या बना दे, मिसिबल बना दे। और ये वो सब्सटेंस क्या होगा, दैट इज़ इमल्सीफायर। ठीक है, तो वो इमल्सीफायर जब हम फूड में यूज़ करते हैं दैट इज़ लेसिथिन। लेसिथिन इमल्सीफायर इसमें हम डालते हैं। तो ये एग्जाम्पल हुआ किसका, इमल्सीफायर का, लेसिथिन डालेंगे। तो ये मियोनीज विद इमल्सीफायर हैं और ये सेकंड कप में जो है मियोनीज विदाउट इमल्सीफायर हैं, तो अलग अलग हैं, है ना। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखें एक और एग्जाम्पल जिसमें जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, वो आपका ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट पॉलीसॉर्बेट 20 यूज़ किया जाता है क्रीम्स में। तो ये भी इमल्सीफायर का एग्जाम्पल है। ये क्या है, एक इमल्सीफायर है। क्या है, इमल्सीफायर है। तो क्रीम क्या होती है बच्चे, क्रीम आपका फैट इन वाटर या वाटर इन फैट का मिक्सचर होती है। जो क्रीम आप यूज़ करते हो ना फेस पे जो अप्लाई करते हो क्रीम, ठीक है, या आपके कई बार जो बाथ ऑयल्स होते हैं उसमें भी पानी होता है, कई बाथ ऑयल्स में पानी भी होगा और ऑयल भी होगा, तो उनमें एक इमल्सीफायर डालना पड़ता है ताकि आपको, अब देखो क्रीम कई बार आप बड़े सालों तक अगर क्रीम रखते हो, है ना, कई बार आप देखना बड़े सालों तक रखी होगी जब, तो उसमें से क्या पानी जैसा निकलना अलग हो जाता है, पानी अलग जैसा आता है ना, और क्रीम जो है वो ख़राब जैसी हो जाती है, उसमें से पानी लीक होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके बीच में जो इमल्सीफायर है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं डाला होगा और थोड़े टाइम के बाद वो डिग्रेड हो गया होगा, बायोडिग्रेडेबल भी होता है ये, है ना, तो एयर के इफ़ेक्ट से वो डिग्रेड हो गया होगा, तो उसकी वजह से जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। अदरवाइज़ क्रीम कैसी होती है, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ होती है क्रीम। जब आप नई बाज़ार से लाते हो, होती है ना जो फेस पे लगाते हो वो, तो वो होती है बिकॉज हमने उसमें क्या डाला होता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में उसमें क्या डाला होता है, इमल्सीफायर डाला होता है। ठीक है, तो इस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जो इमल्सीफायर यूज़ होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट पॉलीसॉर्बेट 20। क्लियर हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इमल्सीफायर्स के। तो आई होप आपको इमलगेटर्स या इमल्सीफायर्स समझ में आ गए होंगे अब। ठीक है, वो सस्पेंशन बनाने में हेल्प करते हैं। पहले वो क्या होती है, इमल्शन होती है। इमल्शन को आपको अच्छा सा एक स्मूथ पेस्ट बनाना होता है ताकि मिसिबल हो जाएं दोनों जो लिक्विड्स हैं, मिसिबल लिक्विड्स हैं। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कि हम दूसरा टॉपिक लेंगे अपने बीएससी फाइनल के केमिकल टेक्नोलॉजी चैप्टर का, दैट इज़ स्केलिंग अप ऑफ ऑपरेशंस। तो स्केलिंग अप ऑफ ऑपरेशंस जो हैं, स्केलिंग अप से आप क्या समझते हैं, आप इसको सारी चीज़ें पढ़ने से पहले आप मेरे साथ एक किचन में चलिए, और किचन में जब देखिए आप कि जब आप 1 कप चाय बनाते हो, 1 कप चाय बनाई जब आपने, ठीक है, तो क्या फ़र्क होता है उसमें बनाने में, और जब आप उसकी स्केल अप कर देते हो उसको, मतलब 1 कप से अब आपने 100 कप चाय बनानी है, कितनी 100 कप, तो क्या आप खुद ही बनाना शुरू कर देते हो? आप क्या करते हो, एक्सपर्ट्स को लगाते हो ना, बोटी लगा देते हैं आप घर पे कि वो 100 कप चाय अच्छे से बनाएगा। ठीक है, या अगर आप खुद भी बनाते हैं 100 कप चाय, तो 100 कप चाय बनाने में आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो हमने 1 कप से 100 कप में शिफ्ट हुए, इसको बोलते हैं स्केलिंग अप। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है जिसमें हम स्केलिंग अप करते हैं। ये मैंने आपको किचन में एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि आपने 1 कप से शुरू किया और 1 कप चाय बनाने में आपके क्या क्या चीज़ें लगती हैं। आधा कप आपका पानी लगा, ठीक है, 1 चम्मच आपकी चीनी लगी, सपोज़ आधा चम्मच आपने चाय पत्ती डाल ली, 1 इलायची डाल दी उसमें, और आपने आधा कप दूध डाल दिया जो कि आपने एंड में डाला दूध। ठीक है, तो आपकी चाय 1 कप बन गई। अब आपने 1 कप नहीं बनानी है, अब आपने बनानी है 100 कप। तो उसको आपने क्या कर दिया, स्केल को ऊपर कर दिया। जब आप स्केल को अप कर देते हैं तो इसको बोलते हैं स्केलिंग अप ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन आपका काम क्या है, चाय बनाना। चाय बनाने में आपने स्केल को अप कर दिया, 100 कप पे आ गए अब आप।
अब आपका कितना पानी लगेगा, कितना दूध लगेगा, कितनी चीनी लगेगी, कितना आपका चाय पत्ती लगेगी, इलायची कितनी लगेगी, है ना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और इवन हीट कितनी लगी, आपने कितनी देर गैस जला के रखनी है, कितने सिलेंडर चाहिए आपको उसको बनाने में। क्लियर हुआ? तो ये होता है स्केलिंग अप सारा। तो अब इस सिंपल से एग्जाम्पल से आप आई होप स्केलिंग अप बहुत इजीली समझ पाओगे। अब जैसे देखिए इंडस्ट्रीज़ में भी क्या होता है कि जो है वो आपका इंडस्ट्री में जो केमिकल, जब भी आप इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस करते हो तो वो किसके ऊपर डिपेंड, उसमें भी आपका स्केल के ऊपर डिपेंड करता है वो रिएक्शन। जो भी कन्वर्शन आप कर रहे हो ना, केमिकल कन्वर्शन जो भी आप कर रहे हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा। स्केल के ऊपर कैसे कि जब आपने लैब में पर्टिकुलर, लैब में क्या स्मॉल स्केल में आप काम करते हैं, एक बीकर में आप काम कर रहे हैं लैब में, ठीक है, बीकर में काम कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में आप रिएक्टर्स ले आते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। तो जो है प्रोसेसेस बिहेव डिफरेंटली ऑन स्मॉल स्केल एंड ऑन लार्ज स्केल। क्लियर हो गया? देखो प्रोसेस तो वही होनी है। अगर आप लैब में पैरासीटामोल बनाते हो और इंडस्ट्री में पैरासीटामोल बनाते हो, केमिकल्स आपके वही लगेंगे, रॉ मटेरियल वही लगेगा, चीनी पत्ती दूध, है ना, वही चीज़ें लगेंगी, इलायची लगेगी, है ना, चीज़ें तो वही लगेंगी। और वहाँ पे आप बीकर में काम करते हो, स्मॉल स्केल पे काम करते हो, और वहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ में जो है रिएक्टर्स में लार्ज स्केल पे काम करते हो। लेकिन वो प्रोसेस जो है वो डिफरेंटली बिहेव भी कर सकती है कई बार, है ना। जैसे अगर आप 1 कप चाय बना रहे हो तो आपका कम लगेगा सारा मटेरियल, और दूसरे हीट भी आपकी कम लग रही है, और 1 कप चाय बनाने में कोई बात नहीं, मैं ही बना लेती हूँ, है ना, लेकिन दूसरे काम के लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। वैसे ही लैब में तो कोई बच्चा भी कर लेगा, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे तो आपको इंटरव्यू लेके ही रखेंगे ना बच्चा, ठीक है। तो ये है इसमें फ़र्क। तो जो प्रोडक्ट्स हैं हैव नॉट बीन मैन्युफैक्चर्ड डायरेक्टली ऑन लार्ज स्केल, तो ऐसा तो नहीं होता कि प्रोडक्ट जो है लार्ज स्केल पे ही पहले बनाना शुरू कर दो। होता है ऐसा कि आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया नहीं साइंटिस्ट ने, और चले गए केमिस्ट बन के और वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, है ना। तो स्मॉल स्केल से ही शुरू करना पड़ता है, फिर स्केल अप करना पड़ता है ना। तो प्रोडक्ट फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी एंड देन मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल। तो स्केल अप की डेफिनेशन क्या हुई कि स्केल अप इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द बैच साइज, जहाँ पे हम बैच साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। बैच तो देखो हमने पीछे कई टॉपिक्स में पढ़ा कि बैच क्या होता है ना, स्मॉल क्वांटिटी में डाला, क्वांटिटी है एक तरह से बैच। तो जब आप क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हो तो जो है उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, स्केल अप करना। क्लियर हो गया? देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड कि मेजर स्केल अप फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। फैक्टर्स जिनके ऊपर आपका स्केल अप डिपेंड करेगा, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो। केमिकल हाइजीन, फर्स्ट है केमिकल हाइजीन। केमिकल हाइजीन में अब अगर मैं चाय का ही एग्जांपल लूँगी अब हर जगह, ठीक है। केमिकल हाइजीन का मतलब है कि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, जब आप 100 कप चाय बना रहे हैं, मतलब 100 कप चाय बनाते हुए अगर जैसे कोई चाय पीता जा रहा है, फिर उसके बर्तन होते जा रहे हैं, उनको नहीं वॉश करोगे या प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, तो आपको जब आपका फंक्शन ओवर हो जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है उस चीज़ को हाइजीन मेंटेन करने में, ठीक है। 2 to 3 days भी लग सकते हैं आपको। तो यहाँ पे भी जो केमिकल हाइजीन है उसमें इंडस्ट्रीज़ में भी वैसा ही ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मान लो देयर आर चांसेस फॉर द एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस भी आ सकते हैं आपके केमिस्ट्री में, या फिर जैसे चाय पत्ती है उसको फेंकना पड़ेगा ना, जैसे 100 कप बना दिए एक बारी में, फिर दूसरी बारी में फिर से 100 कप बना दिए, तो चाय पत्ती को तो आपको डिस्पोज करना पड़ेगा, नहीं तो वहीं इकट्ठी हो जाएगी सारी। तो उसी तरह जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं या गैसेस निकल रही हैं उनको आपको ट्रीट करके ही उनको जो है डिस्पोज ऑफ करना चाहिए ड्यूरिंग, जब आप रिएक्टर्स में, बड़े बड़े रिएक्टर्स में लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं, तो केमिकल हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। दूसरा हीट ट्रांसफ़र। तो देखो जब आपका लेबोरेटरी में एक छोटे से फ्लास्क में काम होता है ना,
छोटी सी फ्लास्क में, तो जो आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी वो कम रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जो सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो लार्ज होता है। देखो लेबोरेटरी में सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम लार्ज होता है, और जब आपका लार्ज स्केल पे ये काम होता है तो सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम का जो हीट ट्रांसफ़र है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है हीट ट्रांसफ़र सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम पे। नेचुरली आपने एक आधा कप पानी उबालना है तो उसमें आपको हीट ट्रांसफ़र जो है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम उसमें ज़्यादा हीट मतलब हीट कम लगेगी, लेकिन वो जल्दी गर्म होगा। लेकिन जब आप वही काम जो है लार्ज मतलब आपने 50 कप पानी उबालना है तो वहाँ पे आपको एक तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, दूसरे उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये मतलब हुआ हीट ट्रांसफ़र का। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है स्केलिंग अप करने में इंडस्ट्रीज़ में। मतलब हम ऐसा नहीं ना करें कि लेबोरेटरी में मान लो हम बोलें कि हमारा जो है वो बर्नर से काम चल पड़ा और हम हायर स्केल अप करें और वहाँ पे भी बर्नर जला के बैठ जाएं इंडस्ट्रीज़ में, भी नहीं होगा काम। आपको हीट ट्रांसफ़र के नए मीन्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। क्लियर हुआ अब ये पॉइंट। देन अगला फैक्टर है ऑपरेटिंग वॉल्यूम। इसका स्केल अप के ऊपर कोई ज़्यादा मतलब ऑपरेटिंग वॉल्यूम इज़ नॉट पॉसिबल टू स्केल अप, है ना। स्केल अप के लिए इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्टर का जो वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहेगा ना। अब चाय बनाने के लिए जो आपका पतीला है, ठीक है, आप मान लो उस चाय में 100 ही कप बनते हों और आपके आ जाएं 200 लोग, तो आप क्या करोगे? तो उस पतीले को थोड़े आप चेंज कर सकते हो। मतलब ऑपरेटिंग जो वॉल्यूम है उसका रिएक्टर का उसकी तो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा वो पतीला, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें आप जो है वो 200 लोगों की चाय बना लें। तो ऑपरेटिंग वॉल्यूम में स्केल अप करने में आप उसमें कुछ नहीं कर सकते कि आप रिएक्टर थोड़े चेंज कर दोगे जाके इंडस्ट्रीज़ में, है ना। फिर आता है रिएक्शन कंट्रोल। रिएक्शन कंट्रोल में क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रेगुलेटेड बाय द कंट्रोल्ड एडिशन ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या मतलब हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, जो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है रिएक्शन कंट्रोल में, कि जैसे आप चाय आप बना रहे हैं, ठीक है, और चाय बनाते हुए आप सबसे ज़्यादा बाद में क्या ऐड करते हैं? दूध। आपने मिल्क ऐड किया सबसे एंड में, ठीक है। तो और एक केमिकल प्रोसेस अगर आप देखें तो केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, जब आपका ये रिएक्टेंट है, ये मैं एनर्जी डायग्राम बना रही हूँ, तो रिएक्टेंट से आपने बनाना है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है और ये बनाना है प्रोडक्ट। तो आपने ये डायग्राम जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट काम करते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो नहीं मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ये सिंपल मैं ये बता रही हूँ कि रिएक्टेंट को एनर्जी गेन करनी पड़ती है और इस हाइट तक पहुँचना पड़ता है, फिर आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होते हैं कि रिएक्टेंट में मान लो आपका A+B+C है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाना है ABC, ठीक है। तो पहले आपने AB डाल दिए और AB जो है यहाँ जाके इन्होंने क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया AB ने। उसके बाद आप जो C है, C आराम से चला हुआ है, जब तक C नहीं पहुँचेगा तब तक आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि C के पहुँचने पे ही तो ट्रांजिशन स्टेट आएगी, ठीक है। तो C क्या हुआ? आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। जो सबसे ज़्यादा लेट पहुँचेगा और यहाँ पे इस पहाड़ी पे, वो हुआ आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो उसके बाद ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जब तक आपका मिल्क ऐड नहीं ना होगा, मिल्क इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट फॉर टी फॉर्मेशन, तो जब तक आपका मिल्क ऐड नहीं होगा तब तक आपका जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जो रिएक्शन का रेट है वो हम रेगुलेट कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब हम क्या कर सकते हैं? रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं,
है ना। चाय बनाने को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, चाय पत्ती पहले उबाल के रख देंगे और पानी जो दूध जो है वो एंड में डाल लेंगे, ताकि जब भी कोई आए तो हम फटाफट से जो है चाय सर्व कर दें। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आता है रिएक्टर एक्सेस। तो देखिए, अब कई बार तो ये तो चाय की बात मैं कर रही हूँ, पर कई बार अगर आपका वेसल ही ऐसा है कि उसमें सब कुछ आपको इकट्ठा ही डालना पड़ेगा और उसके बाद वो बंद हो जाएगा रिएक्टर, है ना। तो रिएक्टर जब बंद हो जाएगा तो उसके बाद आप कोई और चीज़ उसमें ऐड नहीं कर सकते, है ना, क्लोज हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो रिएक्टर एक्सेस जो है वो मुश्किल हो जाती है, इट इज़ नॉट ईजी इंडस्ट्रीज़ में। तो चाय के केस में भी अगर हम ले लें, तो अगर आपने ऐसी एक केटल जम्मू कश्मीर वगैरह में मिलती है जिसमें कि पूरा वो बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है आप ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में उसको खोल दो, है ना, तब आपकी हीट भी लॉस होगा, तो बहुत देर लगेगी हर चीज़ में, है ना। तो कई बार हम ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि रिएक्टर एसेस जो है इट इज़ नॉट ईजी, है ना। बंद हो जाएगा तो कैसे आप लिमिटिंग कर सकते हो, लिमिटिंग रिएजेंट को बाद में डालोगे या कुछ करोगे, तब नहीं ना आप कर सकते। देन कम टू द लास्ट फैक्टर, वो है आपका वर्कअप। तो यहाँ पे वर्कअप मींस कि आपने प्रोडक्ट बनाया है और बीच बीच में आपको इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव करना पड़ेगा। एक तो हाइजीन के उसमें ले लीजिए, या प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करेंगे आप बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ को जैसे जैसे रिमूव करते रहेंगे तो प्रोडक्ट आपका लार्जर क्वांटिटी में बनता रहेगा। होता है ना ये ली-चैटलियर प्रिंसिपल, कि जैसे मान लो A+B कंबाइन कर रहा है C के साथ, तो आपका जो बना, सपोज आपने प्रोडक्ट बनाना है AB प्लस C बन गया यहाँ पे, या आप A और B का प्रोडक्ट बन गया, बॉन्ड बन गया और C बन गया। तो आप क्या करेंगे, ये मान लो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी को रिमूव करते रहेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनता रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगा। तो वर्कअप पे भी ध्यान देना है हमें। देन स्केल अप जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये हमें अपनानी चाहिए जब हम कभी भी किसी इंडस्ट्री में जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें बोला गया है कि पैरासीटामोल में इतना ही अमाउंट ऑफ ये डालो, इतना ही अमाउंट ये डालो। हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम स्केल अप करते हैं। जब हम लार्ज अमाउंट में चाय बनाएंगे तो हमें बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे पहले तो जैसे अगर आप देखें, ताकि हमारी जो स्केल अप की प्रॉब्लम्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं, तो हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी पड़ती हैं। एक स्ट्रेटजी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखो अब जब हम बड़े लोगों के लिए चाय बनाते हैं तो डाटा गैदरिंग, मतलब हम सामान को पहले से ही गैदर, ऐसा नहीं ना हो कि आपने बनाने हैं 100 कप चाय और आपके पास मटीरियल है 85 कप बनाने का। तो डाटा गैदरिंग एंड डिटेल्ड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, आपको पता होना चाहिए कि ये चाय मुझे इतनी बनानी है और इतनी अमाउंट मुझे ऐड करना है। 1 कप चाय बनाने में अगर आप 1 कप ही चीनी डाल रहे हो, तो कई बार आप जब 100 कप बनाओगे तो 100 चम्मच आपको चीनी डालनी पड़ती है ना, वो डालने पड़ेंगे। तो डाटा गैदरिंग मतलब सामान उतना होना चाहिए और आपको उस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो कैसे होगी। उसके बाद आप ट्रेंड टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए जिनके पास अप टू डेट नॉलेज हो, है ना। ट्रेन टेक्निकल स्टाफ कौन हुआ, आपका बोट्टी हुए जिन्होंने आपका काम करना है ना। तो वो आपके ट्रेन टेक्निकल स्टाफ है और उनको अप टू डेट नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब आजकल की डेट में लोग चाय में इलायची के साथ साथ अगर कोई लौंग डालना पसंद करेंगे तो उनको फ्लेवर अच्छा आएगा, या कईयों को ग्रीन टी चाहिए, है ना। तो उनको उस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कि भी उनको वो भी डाटा गैदर करके रखना पड़ेगा कि कुछ लोग हो सकता है ग्रीन टी पिएं, उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैंने चाय से आपका सारा का सारा टॉपिक इसलिए रिलेट किया हुआ है बच्चे, हो ये केमिस्ट्री के टर्म में रहा है, लेकिन आपको ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं तो मैंने ये चाय के साथ रिलेट किया है। देन मेंटेन पैरामीटर्स, है ना। आपको हीट ट्रांसफ़र के टेम्परेचर, प्रेशर, आपको ये देखना पड़ेगा कहीं प्रेशर कम तो नहीं होगा उस दिन, तो ज़्यादा लकड़ियाँ लगेंगी, बारिश तो नहीं होगी तो ज़्यादा लकड़ियाँ लगेंगी, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें, टेम्परेचर बादल होंगे, है ना, तो ज़्यादा लकड़ी लगेगी। आपको उसी हिसाब से जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर और हीट वगैरह को आपको हीट ट्रांसफ़र रिएक्शन के लिए आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, पैरामीटर्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा,
है ना। ऐसा नहीं हो आप बर्नर लेके बैठ जाएं और लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, स्केलिंग अप करना शुरू कर दें। फिर उसके बाद लास्ट जो स्ट्रेटजी है वो क्या अपनानी पड़ती है, वो है मेंटेन डायनेमिक सिमिलैरिटी। मेंटेन डायनेमिक सिमिलैरिटी मीन्स रेट ऑफ हीट इवॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैच साइज, है ना। ये तो केमिस्ट्री की टर्म में हमने बात की। तो बैच साइज़ के ऊपर ही आपकी जो हीट इवॉल्व हो रही है अगर किसी रिएक्शन में, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बैच साइज़ के ऊपर। आपकी बैच साइज़ अगर ज़्यादा होगा, जैसे मान लो आपने 100 लीटर बनानी है कोई चीज़, है ना, तो उसको बनाने में आपकी जो हीट अगर मान लो निकल रही है, तो वो मान लो आपकी हीट 100 ही निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। तो और अगर आपने 1 लीटर बनाना था तो आपकी 1 हीट इवॉल्व हो रही है ना, हीट इवॉल्व हो रही है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जब आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे कि बैच साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वहाँ गलती कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी, हीट। तो आपको यहाँ पे कूलिंग के मतलब अगर ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही है तो आपको कूलेंट लगाने पड़ेंगे। अगर आप कूलेंट नहीं लगाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे ब्लास्ट ही हो जाए, है ना। तो उन चीज़ों का आपको आपको डायनेमिक सिमिलैरिटीज़ जो हैं उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है ड्यूरिंग स्केलिंग अप। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।